Good evening, everyone. Let's start with today's session. अभी तक हमने पंचतंत्र के दो हिस्सों को जानने की कोशिश की. पहला हिस्सा ही था कि eat 2 meals a day, and second is drinking 3 liters of water every day. Why drinking 3 liters of water? Because जितना water के साथ concept बताया कि जितना पानी शरीर से निकलता है उतना ही हमको उसमें compensate करना है. There cannot be a water balance. ना पॉजिटिव वाटर बैलेंस ना नेगेटिव वाटर बैलेंस. जैसे बैंक एट द एंड ऑफ द डे अपने क्रेडिट और डेबिट को मिलाता है बंद करने से पहले, और जब वो तक वो बराबर नहीं आता तब तक वो उस पर एक्शन करता है. अगर उसको 10 पैसे का भी हिसाब नहीं मिल रहा है ना, तो जब तक उसको नहीं मिलेगा क्रेडिट डेबिट बैलेंस, वो अकाउंट क्लोज ही नहीं कर पाएगा. तो जब ये नियम इतने बड़े इकोनॉमी सेक्टर पे वर्क करता है, तो वाटर का नियम भी हमारे बॉडी पर वर्क करता है. अगर डेबिट रह गया तो भी प्रॉब्लम कम है, क्रेडिट रह गया तो भी प्रॉब्लम. तो अब कैसे डिसाइड होगा बैलेंस? बैलेंस ऐसे डिसाइड होगा कि आपकी रूटीन जो बॉडी की क्लीनिंग मैकेनिज्म्स है उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपकी पानी की क्वांटिटी ठीक है या ज्यादा हो गई. सपोज आप कम पानी पी रहे हो तो वो तो दिख जाएगा, यूरिन से दिख जाएगा, ब्लोटिंग होगी, अच्छा नहीं लगेगा, फंक्शनिंग नहीं होगा. पर ज्यादा पानी पीने से कैसे पता चलेगा? तो अगर इफ यू आर गोइंग थ्रू यूरिनेशन प्रोसेस अगेन एंड अगेन, देन हो ये रहा है कि आपकी बॉडी पानी जो ले रही है उसको एब्जॉर्ब करने की बजाय सीधा किडनी में भेज दे रही है उसको फिल्टर करने के लिए. मतलब ब्लड से ही होके आएगा बट फिल्टर करने की प्रोसेस में वो डाल दे रही है. तो ज्यादा होगा तो भी बॉडी उसको, ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा पानी पी लूंगा तो ज्यादा अच्छा यूरिन हो जाएगा, ज्यादा अच्छी बॉडी क्लीन हो जाएगी. जितना चाहिए जरूरी उतना ही चाहिए, वर्क के लिए उतना ही जरूरी है. आटे में अगर पानी ज्यादा हो जाएगा तो अफेक्टिव होगा. चावल में ज्यादा पानी हो जाएगा तो चावल की बजाय खिचड़ी बना डालेंगे, गंजी हो जाएगी. साउथ वाली भाषा में गंजी बोलते हैं उसको, उस खिचड़ी को. सब्जी में सब्जी कम और पानी ज्यादा हो जाए जैसे हॉस्टल में होता है तो दाल में ऐसा होता है. और दूध में अगर पानी की मात्रा ज्यादा ही मिला दे, दूध वाला मतलब 1 को 3 लीटर बना देता हूँ, ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा. या फिर और ज्यादा मेहनती होगा वो, तो 1 पाव को 3 लीटर बना देगा वो 3 लीटर पानी की व्यवस्था करके. सर आप लोग जब मुश्किल से कैसे इन सिचुएशन से डील करते हैं? पानी वाली दाल, पानी वाली सब्जी. हमारे यहाँ इतना प्रॉब्लम था ही नहीं क्योंकि दाल बनती ही नहीं थी हमारे यहाँ सांभर बनता था. आफ्टरनून द इट इज फिक्स. साउथ में रहते थे तो सांभर ही बनता था. तो सांभर हमेशा गाढ़ा होता है बिकॉज सब्जियां एंड, तो ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं. और शाम को हमेशा वो लोग रसम बनाते थे, तो रसम वो ऑलरेडी पानी ही रहता है तो उसमें क्वेश्चन हो ही नहीं सकता. बहुत ही रेयर कंडीशंस में दाल बनती थी, और दाल बनती भी थी तो वो पायसम के रूप में बनती थी. दे मेक स्वीट दाल. साउथ में दाल को स्वीट बनाने का ट्रेंड है, उसको मीठा कर देते हैं, एंड दैट इज सर्व्ड एज ए स्वीट, एंड दैट इज कॉल्ड एज पायसम, खीर, हमारी भाषा में खीर. तो दाल हमने वैसी खाई तो वो भी गाढ़ी होती थी, उसको ज्यादा पतली नहीं करते थे वो, तो शायद इसीलिए we could manage. अभी नॉर्थ इंडिया में तो सिचुएशन अलग है, बट साउथ हैव फिक्स रूटीन. शाम को दे विल मेक वेजिटेबल्स लाइक बीट रूट वाज अ वेरी कॉमन वेजिटेबल जो शाम के खाने में बनती थी. और बीन्स, हाँ बीट रूट की सबसे बहुत ज्यादा बनती, मतलब दे यूज बीट रूट लाइक एनीथिंग. मिक्स वेजिटेबल्स और बीन्स का उपयोग वो लोग शाम की सब्जियों में बनाने करते थे. और इफ नेसेसरी
हमारे हॉस्टल में वो लोग आलू यूज करते थे बट वेरी लेस। वो लोग ग्रीन वेजिटेबल्स और ऐसी चीजें प्रेफर करते थे, मे बी बिकॉज ऑफ बीइंग अ नेचुरोपैथी वो। और दूसरा एक कारण था कि वो जो मेस था हम लोग खुद रन करते थे। अब आप बोलेंगे हम लोग कैसे खुद रन करते थे? तो कॉलेज में हमारा एक सिस्टम था, जो भी मेस होगा उसके लिए जो फाइनल ईयर स्टूडेंट से लेकर के फर्स्ट ईयर के हर बैच से, फर्स्ट से लेकर फोर्थ ईयर तक के एक एक स्टूडेंट इंचार्ज होगा हर महीने। दिस विल बी ऑन रोटेशन बेसिस। तो हमें खुद ही अपनी सब्जियां खरीद के लानी है, खुद सारा राशन लाना है। पैसे का ट्रांजैक्शन हमें कुछ नहीं करना है। वी आर नॉट सपोज टू डू एनी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन करना है, क्योंकि वो डायरेक्टली वो बिल्स विल बी पेड बाय द कॉलेज। वी वर नो इन्वॉल्व इन द मॉनिटरी प्रोसेस, वी वर ओनली इन्वॉल्व इन द परचेसिंग प्रोसेस। तो टू मेक इट श्योर कि हम अच्छी चीज ही ला रहे, तो जो व्यक्ति हर महीने मेस इंचार्ज होता था, जो ग्रुप होता था, तो वो इस बात को निश्चित करता था कि सारी चीजें, नहीं तो वो सारे जितने भी बाकी स्टूडेंट्स हैं उन चारों पर हावी चाहिए। तो वो एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क होता था उन दिनों पे। अगर आप उस वो काम को कर रहे हैं तो यू आर अलाउड टू कम बैक आफ्टर 7 o'clock, एल्स हमारा जो गेट है, मेन गेट, वो 7 बजे ताला लग जाता। इवनिंग मॉर्निंग में तो 5 बजे खुल जाता था, बिकॉज यूज्ड टू गो फॉर 5:30 योगा क्लासेस होती थी, 5:45, तो वो खुल जाता था। बट बाय 7 o'clock इट इज कंपल्सरी, इट विल बी क्लोज्ड एक्सेप्ट फॉर इंटर्नशिप डॉक्टर्स, क्योंकि उनकी अगर नाइट ड्यूटी है तो थोड़ा लेट आ रहे हैं, या वो रात में 9 बजे से उनकी ड्यूटी है हॉस्पिटल में, तो वो 9-10 बजे जाएंगे, रात भर वहाँ रहेंगे, फिर सुबह आएंगे। उन लोगों को बस परमिशन थी। बाकी कोई भी स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर तक किसी स्टूडेंट्स को 7 बजे के बाद परमिशन नहीं, they cannot move out। एक प्रोफेशनल कॉलेज में 7 बजे के बाद इफ यू आर एबल टू होल्ड, सो यू आर होल्डिंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज को आप स्टॉप कर दोगे स्टूडेंट एरा की, राइट ना? अभी that was the reason the college was very successful, because being a residential college, तो उन्हीं के नॉर्म्स चलते थे। और अभी जितने नॉर्थ में कॉलेजेस खुले ना, तो वहां पर ये रेसिडेंशियल वाला पार्ट गड़बड़ा गया। पीपल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम होम कि हम तो यही रहते हैं, तो विल कम डाउन, तो सिंसियरिटी वाज लैकिंग। सो द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट विच विल बी कमिंग आउट विल बी अगेन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, वापस आते हैं कि अगर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो दोनों ही सिचुएशन में इट्स नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। बॉडी में पानी ज्यादा हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा, ज्यादा यूरिन हो रही है तो यू स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर, विल यू नॉट? ठीक है, अभी नहीं पीते, 2 घंटे बाद पी लेंगे। तो इसलिए कीपिंग अ बैलेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी। थर्ड एस्पेक्ट इज सेट एन एक्सरसाइज। An exercise of 1 hour is compulsory is at least 6 days a week for everyone. Reason of exercise, उसमें भी as we are talking about naturopathy and yoga, we emphasis, हम कहते हैं कि आपको 1 घंटे योग करना चाहिए। बट हमें दूसरी एक्सरसाइज फॉर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। People may love doing some other kind of exercises, but we say that 1 hour of yoga, because पंचतंत्र के हिसाब से वायु तत्व जो हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में जाना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का जाना चाहिए, वो योगा से पॉसिबल। सो कंसिडरिंग दैट, वाई योगा? वाई योगा में फिर मैं वाईसी में जाऊंगा और बताऊंगा कि योगा इज ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इट हेल्प्स यू टू डेवलप एट फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, एज वेल एज सोशल। तो इतने सारे लेवल पर अगर कोई भी अभ्यास क्रम, व्यायाम क्रम काम करता है, तो इससे बेहतर तो हो नहीं सकता। प्लस ये ऐसी टेक्निक है जो एज का बाउंडेशन नहीं देखती। हर एक्सरसाइज के अपने कुछ एज बाउंडेशंस आ जाते हैं, जिम के अपने एज बाउंडेशंस आ जाते हैं।
क्यों टीनेजर्स हैं तो 16-17 के बाद करो, उसके पहले मत करो, उसके पहले करोगे तो हाइट नहीं बढ़ेगी, ऐसा आप लोग ने समाज में बैठा दिया है आपके दिमाग में, पीपल डोंट डू दैट। और एक उम्र के बाद अरे क्या जरूरत है, क्यों उठा रहे हो इतना वजन, उठाना है तो घर का सिलेंडर उठाओ। तो पीपल कंसिडर दैट कि ये एज ओरिएंटेड प्रोसेस, जिम वाज कंसिडर्ड टू बी एज ओरिएंटेड प्रोसेस है। कुछ लोगों ने इस मिथक को तोड़ा भी है। जैसे मैं एक सज्जन को जानता हूँ जो एक स्टील के व्यापारी हैं, भिलाई के हैं, और एक कार्यक्रम में उनसे मुलाकात हुई थी। वो जाके 53-54 साल की उम्र के बाद, तो उन्होंने तब अपना जिम करना शुरू किया और उन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग की एट एज ऑफ 57-58। तो कौन कब जाए क्या भरोसा, अब वो 60 में आकर के बॉडी बिल्डर। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि सो एंड सो थिंग्स ओनली विल हैपन, बिकॉज हमारे जो भी हम इस संसार में जानते हैं देखते हैं वो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। अगर इम्पॉसिबल होता तो मनुष्य आसमान स्पेस तक कैसे पहुंचता, माउंट एवरेस्ट कैसे चढ़ता, इतने -डिग्री टेम्परेचर में वहां तक ऊपर तक चढ़ाई कैसे करता। पर मनुष्य ने हर उस काम को पॉसिबल बनाया। अब आप सोचो अंतरिक्ष में कैसे गया होगा, मून में कैसे प्रवेश करा होगा, मार्स में कैसे जाएगा है। अब ये भैया तो टेस्ला वाले भैया तो लगे हुए हैं कि सबको ऊपर ले जाऊंगा अपने साथ में, राइट, इज इट नॉट ट्राइंग दैट। इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं है। पर एक्सरसाइजेस आर meant to be more of age specific, but yoga is not meant to be age specific. It says that anywhere after 6 to 7 years to till your life you can do yoga. और 7 साल के बच्चे भी योगा करते हैं, 7 साल से कम इन्फेंट्स भी योगा करते हैं। दिन भर वो जो हैप्पी बेबी पोज करते हैं और वो लुढ़क बुढ़क करते हैं, जो पवन मुक्तासन में लुढ़कना, डाउनवर्ड डॉग भी करते हैं, सब तो करते हैं वो लोग। तो आप ये भी नहीं बोल सकते, वो तो गर्भ में रहते हैं तो गर्भ पिंडासन करते हैं। आप सोचो कि गर्भ में ऐसे रहना, वो भी 1-2 दिन नहीं, एक ही पोस्चर में आप 9 मंथ रह के आते हो। आप सोचो आसन तो आपने उसी दिन कर लिया, कैसे नजरअंदाज करोगे कि आप तो योगा कब से कर रहे हो, सर जन्म हुआ तब से योगा कर रहे हो, उसके पहले भी योगा कर रहे हो, तो जन्म के बाद भी योगा। तो योगा इज थ्रू आउट लाइफ। बट इफ यू कंसिडर व्हाई योगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आता है कि आज हमें हमारे शरीर को अलग अलग केमिकल्स की आवश्यकता होती है और अलग अलग केमिकल्स की आदत हो चुकी है। प्रमुख जो केमिकल्स हमारे शरीर में काम करते हैं उसमें से है, जो आप लोग जिसको जानते हैं, ऑक्सीटोसिन आपने सुना होगा, ठीक है, सेरोटोनिन आपने सुना होगा, मेलाटोनिन आपने सुना होगा, एंडोर्फिन आपने सुना होगा, डोपामिन आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये जो केमिकल्स हैं आपके शरीर में अलग अलग चेंजेस क्रिएट करते हैं। आप किसी से हाथ मिलाएंगे तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा, प्रकृति को देखेंगे तो सेरोटोनिन रिलीज हो जाएगा, कोई आपकी तारीफ करेगा तो मेलाटोनिन भी रिलीज हो सकता है। बेसिकली वो स्लीप हार्मोन है। आप जब अंदर से वास्तविकता में प्रसन्न होंगे तो आपके शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होगा, और जब आप प्लेजर वाली चीजें करोगे तो डोपामिन रिलीज होगा। जिन जिन चीजों में प्लेजर मिलता है, जिन जिन शरीर की चीजों में इंसान को प्लेजर मिलता है, वो सारी चीज डोपामिन रिलीज करती है। द वर्ड प्लेजर इज इक्वल टू डोपामिन। और प्लेजर किसको अच्छा नहीं, चाहे वो खाने का हो, चाहे एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, नशे से प्लेजर मिलता है, किसी भी चीज से आपको प्लेजर मिलता है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी गिविंग मोर ऑफ डोपामिन। बट योगा प्रैक्टिस करने से आपके शरीर में ये एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो कि एक हैप्पीनेस हार्मोन है। और हैप्पीनेस हार्मोन का मतलब है कि हम अंदर से अपने आप से प्रसन्न रहते हैं। सर योगा करने के बाद भी बहुत ऐसा लगता है बिल्कुल शांत हो जाती है। इस दैट्स अ पर्टिकुलर हार्मोन, मतलब वो मैट से उठने का ही मन नहीं करता। हैप्पीनेस हार्मोन, जिसको हम कहते हैं कि यू आर हैप्पी बट you cannot explain others ki why you are happy and what exactly you are feeling as this part of happiness.
आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आम लोगों की भाषा में हैप्पीनेस तो कुछ अचीवमेंट में ही लिखा हुआ है। When you achieve something, then you are happy. शादी की तारीख तय हो गई, हैप्पी, बर्थडे है हैप्पी, एनिवर्सरी है हैप्पी, बच्चा हुआ है हैप्पी, नया कपड़ा लाए हैप्पी, नया घर बना हैप्पी। तो आम लोगों की भाषा में हैप्पीनेस हैज बीन लिंक्ड टू द अचीवमेंट्स, मटेरियलिस्टिक, आपने कुछ अचीव किया या कुछ नया कर रहे हो तो हैप्पीनेस। बट वास्तविकता में हैप्पीनेस हैज नथिंग टू डू विद द ऑब्जेक्ट्स। ये हमने पढ़ा था वाईसी में कि हैप्पीनेस हैज नथिंग टू डू विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो वास्तविकता मन की शांति ही है, और एंडोर्फिन कीप्स यू नेचुरली काम एंड क्वाइट, वो भी एक हैप्पीनेस है। तो योग करने से आपके शरीर में जो एंडोर्फिन रहता है, एक अजीब तरह की खुशी आपको मिलती है। सबके साथ अगर आप अच्छे से बर्ताव करते हो, अच्छे से व्यवहार करते हो, अच्छे से बात करते हो, तो ये भी खुशी ही है। अगर आप लोगों के साथ ठीक से रेस्पॉन्ड नहीं करते हो, ठीक से बिहेव नहीं करते हो, तो आप अपना मूड भी खराब करोगे और सामने वाले को भी करोगे। मैं हंसते हंसते आपके पास मुस्कुराते हुए आया और आपने एक झटके में मेरे मूड को उखाड़ के फेंक देना है। मैं हंसते हंसते मुस्कुराते हुए गया, आपने एक एक्शन कर दिया, हाँ नहीं चाहिए, तो अब मेरा रिएक्शन क्या होगा? मुंह तक जाए, अच्छा ठीक है, सॉरी। अब मेरा सारा खुशी टप हो गया। क्यों टप हो गया? Because I just reacted to what you did. I was very happy within, and with that happiness I came to you कि चलो बहुत मजा आएगा those things. But you rejected. तो इसका मतलब human beings are not trained to be rejected. We are not trained to be rejected. हाँ, हमको ये सिखाया नहीं गया कि रिजेक्ट होने पर कोई एक्शन नहीं लेना, कोई रिएक्शन नहीं करना, बिकॉज रिजेक्शन इज द नेक्स्ट स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। जितने लोगों को रिजेक्ट किया गया वो उसमें से कुछ तो टूट के खत्म हो गए, और कुछ लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखा दिया, कुछ ऐसा कर दिया जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर रिजेक्शन। छोटा सा रिजेक्शन सहन नहीं कर सकता। मैंने मम्मी से बोला मेरे को ये चिप्स का पैकेट दिला दो, मम्मी ने नहीं दिलाया, मैं उस रिजेक्शन को सहन नहीं कर पाया। मैं रास्ते पर रोता हुआ है और घर पे भी पैर पट, और कब सो गया पता नहीं चला, बस सुबह उठा तो भूल गया। बट could I bear that rejection? Maybe that rejection was for my health. मैंने मम्मी से कहा मुझे प्लीज चिप्स खा लेने दो, मुझे अच्छा लगेगा। तो उन्होंने मना किया क्योंकि शी वांटेड कि नहीं इनका हेल्थ नहीं खराब होना चाहिए। बट मुझे लगा मम्मी ने तो गलत किया मेरे से। I cannot accept that because I was being rejected. तो if this is the thing कि आप रिजेक्ट होने से इतना ज्यादा हर्ट हो जाते हो, तो योग ये कह रहा है कि एंडोर्फिन हार्मोन आपको बोलता है कि आप रिएक्शनलेस बन जाओ। हर क्रिया पे प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं, पर प्रतिक्रिया नहीं होगी ये नहीं कह सकते। प्रतिक्रिया होगी, हो सकता है बाहर दिखाई नहीं दे। आपको गुस्सा आ रहा है पर जरूरी नहीं कि आप प्रदर्शित कर सको। अब आपको कॉलेज के प्रिंसिपल पे बहुत गुस्सा आ रहा है पर ऐसे मुस्कुरा रहे, थैंक यू सर, सो मच, आई लाइक यू सर वेरी मच, बट अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है, रिएक्शन वाला फीलिंग आ रहा है। तो रिएक्शन प्रतिक्रिया नहीं होगी ऐसा नहीं है। योग क्या कह रहा है कि मैं रोज आपको आसन में रखूंगा, जो कि एक क्रिया है। आसन में जाना एक क्रिया है, आसन में रहने को बोलता है वो प्रतिक्रिया है। तो बोलता है वहां पर कोई एक्शन, वो रिएक्शन मत, वहां पर रिएक्शन लेस हो जाओ, वहां अफर्ट लेस हो जाओ। स्थिरम सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य मनन समापत्तिभ्याम, मतलब आप अफर्ट से अफर्टलेस में चले जाओ। तद मूवमेंट ततो द्वंद्व नाभिघाता, तो आपकी डुअलिटीज खत्म हो जाएगी। डुअलिटीज तो यही है ना कि वो क्या बोला तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसने पूरा स्टेप बता दी। स्थिरम सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य मनन समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्व नाभिघाता। तो मुझे एंडोर्फिन हार्मोन से मन की प्रसन्नता शांति मिली,
उस शांति में मेरा रिएक्शन कम हो। उदाहरण के लिए, मैं बहुत आवेग में हूँ और गुस्से में हूँ और सामने वाला कोई आके और गलती कर देता है, तो संभावना है कि उस गलती को मैं नजरअंदाज नहीं करूँगा। पर अगर मैं शांत हूँ और वो सामने वाला वही गलती कर देता है, तो संभावना है कि मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूँ। राइट और रॉन्ग? तो वो ये कह रहा है कि योग हमें ये सिखा रहा है कि शांत रहोगे तो हो सकता है उस परिस्थिति में रिएक्ट ना करो, बट प्रतिक्रिया नहीं करोगे ऐसा नहीं। आप गलत किया है तो एक्शन लोगे, पर जरूरी नहीं कि तुरंत लोगे। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू टेक एन इमीडिएट एक्शन। ऐसा रिएक्शन होना चाहिए जिससे, जो हिंदी में कहावत है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। ये बहुत बड़ी बड़ी जो कहावतें हैं वो इस बात को ही बताती हैं कि काम ऐसे करो कि आपका पर्पस भी सॉल्व हो और सामने वाले को हानि भी ना हो। बड़ा मुश्किल है, पर फिर से कहा इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पास जितना दिमाग है ना, खुराफाती ही है। और इस्तेमाल करे खुराफात में तो फिर तो वो खुराफाती है। आप, और अगर उसको सही दिशा में इस्तेमाल करे तो वो वैज्ञानिक है, वो नासा है, वो वैसा है। तो योग आपके मन को शांत करता है, उस हार्मोन को देता है जिससे आपका मन शांत रहता है, जिसमें होने वाली क्रिया पर आपकी प्रतिक्रिया मिनिमाइज हो जाए। और आपको ये समय मिलता है, क्योंकि आपने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, तो आपको समय मिलता है कि समय आने पर मैं इनको जवाब तो दूंगा। ऐसा नहीं है, मनुष्य का मन कैसा है, सहन करने वाला नहीं है मनुष्य का मन। एक समय के बाद वो हमेशा जवाब देना चाहता है। तुरंत नहीं दे पाया तो बाद में देगा, पर आपको अगर किसी ने गलत ठहरा दिया तो वो भी हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई है। मैं तो बताऊंगा एक दिन, आई विल प्रूव इट। मैं नहीं, ये हमारा माइंड ही ऐसा ट्रेंड है। क्या मेरा माइंड ऐसा ट्रेंड है? नो, हम सबका माइंड ही ऐसा ट्रेंड है। अगर हमारे को कोई बात बुरी लग गई तो हम समय आने पर अपने आप को प्रूफ करके दिखाएंगे। राइट और रॉन्ग? चाहे वो पापा के सामने हो, चाहे वो हस्बैंड के सामने हो, या घर के रिश्तेदारों के सामने हो, दोस्तों के सामने हो, वाइफ के सामने हो, किसी के सामने, यू विल ट्राई कि सम पॉइंट ऑफ टाइम आई विल प्रूव मच, बट प्रूव करने का तरीका चेंज हो जाता है। वेल, सो दैट्स व्हाई 1 hour of yoga will change the way you live your life. Apart from keeping you healthy, स्वास्थ्य का तंत्र ही पढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य तंत्र पढ़ रहे हैं, पंचतंत्र में से एक घंटे योग व्यायाम। बिकॉज एक तो वो शरीर को उतनी ऊर्जा देगा, ऑक्सीजन देगा, जिसकी कमी के कारण से शरीर को सब समस्याएं हैं। ऑक्सीजन नहीं मिलता शरीर को प्रॉपर। कुछ प्रदूषण ने अपना काम कर दिखाया है, और कुछ हमारे सांस लेने की हैबिट नहीं, गहरी सांस लेने की हैबिट नहीं होने के कारण से ये समस्या होती है। इन दोनों का सॉल्यूशन है योग। सो आर यू कन्विंस्ड कि योगा शुड बी इंक्लूडेड इन 1 hour रूटीन एवरी डे? आज मेरी एक चर्चा हो रही थी, तो कहा कि योगा करने से कई बार बड़ा बॉडी पेन होता है, स्टिफनेस होती है, और योगा करने के बाद ठीक भी हो जाती है। ठीक है, समटाइम्स वी फील कि बॉडी इज टायर्ड, नॉट परफॉर्मिंग मच, बट फिर भी हम लोग करते हैं, राइट? बिकॉज ऐसे पार्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम क्लास लेने वाले हैं तो हम उस चीज को करते हैं। तो सवाल ये उठा कि क्या जो व्यक्ति कुछ भी नहीं करता उसको कोई तकलीफ होती होगी क्या? तो एक जवाब तो ये है कि उसकी बॉडी ने कंफर्ट जोन पहले ही अडेप्ट कर लिया है, तो कुछ करता ही नहीं, तो ज्यादा कुछ होने की संभावना अभी फिलहाल तो नहीं है। बिकॉज व्हेन देयर इज नो एक्शन, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी रिएक्शन इन द बॉडी। योगा में क्या है, एक्शन हो रहा है तो बॉडी अपना रिएक्शन दे रहा है। बट जो एक्शन ही नहीं कर रहा है, मतलब एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा है, तो उसकी बॉडी में रिएक्शन क्यों? उसके बॉडी में इकट्ठा रिएक्शन, एक साथ इकट्ठा। बोले इसको सीधा उठाइए, बोले इसको उठा करके सीधा एडमिट कर दीजिए, यही रिएक्शन। क्योंकि इन्होंने जो अभी नॉन एक्शन किया है, इन नॉन एक्शन के कारण से इनको बहुत भारी भारी रिएक्शंस हो गए, और यही लोग हॉस्पिटल में एडमिट होकर के अपनी कमाई का एक मेजर हिस्सा, मेजर चंक मैंने लोगों को सिर्फ अपने स्वास्थ्य में खर्चा करते हुए देखा, लाखों रुपए।
एक सज्जन थे मेरे पास, आते थे योग करने के लिए, तो कोविड टाइम पे बोले हमारा पूरा परिवार एडमिट है, और बोले प्रति व्यक्ति का बिल ज्यादा नहीं बन रहा है, 14 से 15 लाख बन रहा है। हाँ ना। बोले कितना खर्चा करा है? बोले सबके पीछे तो लग रहा है 8-10 लोग तो है ही। बोले कितना, 10 दिन में कितना खर्चा करा है? बोले ज्यादा नहीं, 15 लाख एक प्रति पर्सन। Because when we were admitted, because those days the admission charges were around 70 to 80,000 rupees per day. Apart from that, other billings करके एक पैकेज बन जाता था वो। And those who are affordable, जो बीमार कौन है, डर किसको लगा हुआ है? जिसने कुछ किया ही नहीं बॉडी के लिए। आपको बहुत डर लग रहा था कि आप तो अपने आप को फिट रखने के लिए अच्छा खाना, अच्छा योग व्यायाम कर रहे थे क्या घर पे बैठ करके? So were you very much afraid कि मुझे भी कुछ हो जाएगा? डर तो वो रहे थे ना जो कुछ करते नहीं थे। अपनों के लिए आ रहा था, अपने लिए क्यों नहीं आ रहा था? Why? Because you were contented with your lifestyle. You had made it sure कि मैं इतना खाऊं कि वो ओवर ईटिंग ना हो, मैं इतना एक्सरसाइज करूं जिससे मैं स्वस्थ रह सकूं। तो मुझे बताइए आपको फियर क्यों नहीं आया? That it clearly indicates that I was living a life, मुझे उससे करुणा से डर नहीं लग रहा था कि मुझे कुछ हो जाएगा। आई एम नॉट वरीड। और वैक्सीन भी हमें जबरदस्ती घर वालों के चक्कर में लेना पड़ा। एग्जैक्टली। हाँ। उनकी सेफ्टी के लिए। यस कि हम दुनिया के संपर्क में थे। यस एग्जैक्टली। वो चीज थी, प्रिकॉशन तब भी लगा थे और अपनी बॉडी फिटनेस थी ना, आप अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट थे। सर इतना था कि अगर होएगा भी तो ज्यादा नहीं होएगा, मतलब वो हालत ही नहीं था ठीक हो जाएगा। कि हमें ऑक्सीजन की कमी हुई, ये तो हो ही नहीं ये तो सकता हो ही कि नहीं इतना तो सकता। प्राणायाम कर रहे हैं। आज तक ट्रेनिंग के समय बैठ के 15-20 मिनट में हमको प्राणायाम करना और करवाते। फिर करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इस सज्जन के परिवार में, क्योंकि एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, लोहे का व्यापार करते हैं, तो इनके लिए कोल्ड स्टोरेज का काम है इनका। तो कोल्ड स्टोरेज में तो रेंट बहुत आते हैं उनके पास, सामान पड़ा है तो रेंट आता है। जितने दिन भी पड़ा है, इमली पड़ी रहती है, सालों पड़ी रहती है, बड़ा रेंट मिलता है उन सब चीज में, फल पड़े रहते हैं। तो उन्होंने अपने परिवार के हर सदस्य के पीछे लाखों रुपए खर्चा किए। क्यों? बिकॉज वो लोग कुछ करते नहीं। पर अगर वो थोड़ा सा समय और थोड़ा सा धन योग पर इन्वेस्ट किए होते तो उससे 0.1% में उनका जीवन बेहतर बन जाता, और बेहतर बन जाता। बट उन्होंने 0.1 से अपना जीवन को बेहतर बनाना उपयुक्त नहीं समझा, उन्होंने उसके कई गुना से अपने आप को डर डर के जीते रहे। तो बताइए, डर डर के जीना चाहेंगे या प्रसन्न रह करके? अभी मेरी बॉडी में हल्का पेन रहता है सारे दिन, लेकिन जो मेरी एज की वुमेन्स है उनको कमर दर्द, पीठ दर्द, मतलब और क्रोनिक में रहता है, क्रोनिक पोजीशन, मतलब ऐसा है कि किसी दिन ऐसा कमर दर्द उठा कि 4 दिन में उठेंगे और इंजेक्शन के सिवा काम ही नहीं। तो वो मेरी एज इवन मुझसे छोटी एज का। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं कि हमें तकलीफ नहीं होती होगी यार। 22 हम लोग को आज 1996 से हम लोग कर रहे हैं, और छुट्टी तब तक नहीं मारते जब तक बहुत जरूरी ना हो किसी भी काम में। तो सोचिए कि अगर आज 2022 हो गया, 5 साल वो और 22 साल ये, 27 साल तो हो गया अपने आप को उस चीज जोड़ के रखते हुए। तो अब तो लगता होगा नहीं बस, अब तो अगर देखो तो मुझे जरूरत नहीं। आई हैव इनफ टेक्निकल हैंड्स विथ मी, well qualified, well experienced, they can handle my work. But still, मैं दूसरे के हिस्से का खाना नहीं खा सकता, तो मेरे बदले कोई व्यायाम भी नहीं कर सकता। अगर मैं दूसरे के हिस्से का खाना खा लेता और या मेरे बदले कोई व्यायाम कर लेता तो सब लोग अपॉइंट कर लेते, राइट? खासकर वो लोग जिनको एक्सरसाइज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो 4 लोगों को अपॉइंट करते, साहब 25,000 में महीने का दूंगा, मेरे बदले एक्सरसाइज करके आना, आते समय अफेक्ट मेरे को छोड़ दो। आई एम रियली हैप्पी इफ यू कैन डू दैट। सुबह योगा करने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि बेड को देखकर लगता है कि सो जाऊंगा, पर वो है कि करना है और उसका बेनिफिट दिखता है। यस, जब मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ
So that's why 1 hour of exercise every day will improve the quality of your life, your confidence towards your life in all the aspects. कि योग पे मैं बोलना चाहूँ तो योग पे तो बहुत लंबा बोल सकता हूँ, बट अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। अभी तो आपको जो इस विषय पे बताना है कि 1 घंटे हमें नियमित योग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर प्रसन्नता तभी आएगी और जीवन हमारा बेहतर हो पाएगा। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, चौथे तंत्र पर, जिसे कहते हैं उपवास। उपवास सबसे जरूरी तंत्र है। उपवास अर्थात स्पेस, आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है और सबसे बड़ा है हमारे शरीर में स्पेस। हमें उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या पाचन क्रिया को आराम देना चाहिए कि नहीं चाहिए? सबसे पहला तो सवाल ये, तो इस सवाल का जवाब एक सवाल से ही है। कैसा सवाल? क्या हफ्ते में एक दिन स्कूलों में छुट्टी होती है, कॉलेजेस में छुट्टी होती है, फैक्ट्रियों में कर्मचारियों को रोटेशन में छुट्टी मिलती है, मिलती है ना? क्या पुलिस ऑफिसर्स को भी समय समय पर छुट्टी मिलती है? काम होता है तो बुला लेते हैं। क्या आर्मी ऑफिसर्स को भी समय समय पर छुट्टी मिलती है? मिलती है ना? अगर उनको रेस्ट ना मिले, स्कूल में जाने वाले बच्चों को, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स को, तो क्या उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी कि घटेगी? कम हो जाएगी। तो रेस्ट क्या करता है? अभी आपने पूछा ना, तो रेस्ट क्या करता है? रेस्ट विल इंक्रीज माई एफिशिएंसी। तो इसलिए बिना रेस्ट के, प्रॉपर रेस्ट के हमारी एफिशिएंसी बढ़ नहीं सकती, ये तय है। डू यू एक्सेप्ट इट? व्हाट अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम? Is it meant to take rest or should it be given rest or not? क्या उसको आराम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर आप कंसिडर करते हो कि ये एक मशीन है और मशीन के अंतर्गत में होने वाली क्रियाएं हैं, तो क्या इस मशीन को आपको कभी कभी बंद करना चाहिए कि नहीं, मेंटेनेंस के लिए, या नहीं करना चाहिए? क्या हर गाड़ी को समय समय पर बंद किया जाता है मेंटेनेंस के लिए? आपकी एक्टिवा मेंटेनेंस पे जगह, आपकी बाइक मेंटेनेंस पे गई है, आपकी कार मेंटेनेंस पे गई है, आपके घर का मिक्सी कभी मेंटेनेंस पे गया है? क्या आपके घर का फ्रिज कभी मेंटेनेंस पे जाता है? क्या कभी टीवी खराब हो जाती है तो मेंटेनेंस होता है? क्या कभी एसी पे मेंटेनेंस लगता है? क्या वो लोग बोलते हैं सर्विसिंग कर देंगे, साफ ऑफ कर देंगे कुछ? मशीन है तो मेंटेनेंस होगा। तो ह्यूमन बॉडी इज एक खूबसूरत मशीन है, तो उस मशीन में पाचन क्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। बताओ, मशीन में अगर हम किसी गाड़ी की बात करें तो पेट्रोल का कंबशन होता है। द मशीन यूटिलाइजेस द पेट्रोल टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड विद दैट एनर्जी वी गेट द मोमेंटम। वेलोसिटी कहाँ से आती है? बिकॉज दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड। तो समय समय पर इस पिस्टन की भी क्लीनिंग होती है। पिस्टन को क्लीन करते हैं ना वो लोग, प्लग की सफाई करते हैं, कार्बन जम जाता है। क्या आपको लगता है जो इतनी सिस्टम इतना बड़ा 22 फुट का आपका तो छोटी आंत है, 8-9 फीट का आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आप सोच लो 22 फुट मतलब यहाँ से लेके वो दरवाजे तक का तो आपका छोटी आंत फैली हुई है, इसको कैसे साफ करूंगी? और मेरे अंदर झाड़ू पहुंच भी नहीं सकता कि मैं वो जैसे बॉटल को साफ करने के लिए वो एक पतला सा वो आता है ना, तो मेरे पास तो खैर दंड धोती वाला ऑप्शन है, ऐसा डंडा घुसा के या वस्त्र धोती करके उसको साफ कर लूं। बट ऐसा तो कोई ऐसा ब्रश नहीं है ना कि ऐसे मुंह में डाला या वाइस वर्सा डाल करके सफाई कर लिया, नहीं है ना। पर मेरे पास ऑप्शन है, नेचुरोपैथी में ऑप्शन है, नेचुरोपैथी में ऑप्शन है, योगा में ऑप्शन है। योगा में संघ प्रक्षालन बताया, कुंजल क्रिया बताई गई, वस्त्र धोती बताया गया, दंड धोती बताया गया, वामन धोती बताया गया। इन सब का उद्देश्य क्या था? नेति बताया गया, पस्ती बताया गया, भाई क्लीन। क्योंकि हर समय जो ये मशीन है इसको समय समय पर रख रखाव करना ही पड़ेगा। आप नहीं कर रहे हो तो जगह जगह जाम हो जाएगा, जगह जगह गंदगी जम जाएगी, और ये गंदगी जब जम जाएगी तो आपको काम करने में बाधा देगी।
और बाधा देगी, मान लो जो शटर वाले दरवाजे होते हैं उस पर ग्रीसिंग होती है साइड से, उसमें धीरे धीरे डस्ट जम करके ना वो ग्रीसिंग कम हो जाती है, तो दरवाजा धीरे धीरे एकदम टाइट हो जाता है, शटर को गिराने उठाने में एकदम ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। तो फिर अपन शटर वाले को बुलाते हैं, वो उसको क्लीन करता है, क्लीन करके वापस उसको प्रॉपर ग्रीसिंग कर देता है, तो ग्रीसिंग कर देता है तो अब फट फट होता है। तो वैसे ही अगर आप पाचन क्रिया को आराम दोगे तो इंटरनली उसकी एफिशिएंसी, उसकी फंक्शनिंग 4 गुना बढ़ जाएगी। पर मनुष्य को ट्रेन ही नहीं किया गया कि उसके पाचन क्रिया को आराम देना चाहिए। हमारी फास्टिंग हैज बिकम मोर लाइक फीस्टिंग। अब फास्टिंग, एक सज्जन ने बोला कि मैं उपवास करता हूँ, मैं बता बहुत अच्छा। बोले कैसे करते? बोले सर ऐसे तो हफ्ते में एक ही बार करता हूँ, जरूरत पड़ने पर 2 बार भी कर लेता हूँ। अच्छा। बोले जिस दिन फास्टिंग रहती है तो मैं उस दिन सुबह थोड़ा सा ज्यादा चाय पीता हूँ बाकी दिन की तुलना में। अगर मैं बाकी दिन आधा गिलास पीता हूँ तो उस दिन 1.5 गिलास पी लेता हूँ, ज्यादा फास्टिंग है क्योंकि दिन भर खाना नहीं। फिर सुबह बोले अच्छे से फ्रूट्स वगैरह लेता हूँ, ज्यादा मात्रा में मैं छाछ, छेना ये सब खा लेता हूँ क्योंकि फास्टिंग कर रहा हूँ, तो अब मैं नाश्ता तो कर नहीं रहा हूँ। बहुत अच्छा जा रहे हो आप। बोले फिर फास्टिंग होती है तो मैं फिर 10-11 बजे नारियल पानी, ऐसा लगता है तो जूस वूस। अब जूस फास्टिंग कर रहा हूँ, वैसे तो एक ही गिलास पीता हूँ, बट फास्टिंग करता हूँ तो 2-3 दिन बन जाता है मेरे से सर। मेरी एफिशिएंसी बॉडी अच्छी है सर, स्ट्रांग है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, इससे अच्छा फास्टिंग तो हो नहीं सकता। बोले 12:30-1 बजे फिर घर वाले सर मेरे लिए उपवास के हिसाब से सब तैयार करके रखते हैं, तो मेरे लिए आलू का हलवा भेज देते हैं, साबूदाने की खिचड़ी भेज देते हैं, और बेसन की बिना नमक की पूरी सर, तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत सेंधा नमक मैं मना करता हूँ, फिर भी वो डाल देते हैं तो मैं वो खा लेता हूँ। ज्यादा है तो सिंगाड़े का आटे का हलवा, क्योंकि सर फास्टिंग थोड़ा तो घी में वाला चीजें जाएगा ना तो अच्छा लगेगा सर। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, काफी अच्छा लग रहा है आपको सुनकर। आगे बताइए सर। थोड़े सर फिर 3 बजे ऐसा चाय पीने का मन होता है सर, तो फास्टिंग है तो सर थोड़ा तो ज्यादा चाय पीऊंगा ना सर। फिर बोले सर 5 बज गया तो जूस वूस नहीं दोगे क्या सर? जूस, नारियल पानी, ये सब तो जरूरी है सर। ऐसा जरूरत पड़ती है तो मैं कॉफी भी पी लेता हूँ, दूध मिलता है दूध पी लेता हूँ सर। ऐसा जरूरी नहीं कि तेरे को जो जूस ही चाहिए, दूध भी दे देता है तो मैं वो भी पी लेता हूँ। फिर शाम को सर घर आता हूँ तो पहले मेरा फलों से स्वागत किया जाता है कि आए हैं, सुबह से उपवास कर रहे हैं, कुछ खाए नहीं है। तो उनका स्वागत जरूरी है। तो आए हुए अतिथि का, आज अतिथि है घर का, विशेष अतिथि है क्योंकि खाना नहीं खाया है इसने सुबह से, तो इनको फलों से स्वागत होता है। फिर 8:30-9 बजे अगर सुबह साबूदाने की खिचड़ी बनी तो शाम को बड़ा बना लेते हैं, और ज्यादा नहीं, आलू का चिप्स, तो थोड़ा बहुत तो आप समझते हैं ना सर, पास में तो खाना ही होता है। और बोले सर अब जो भी हलवा हलवा जो भी बनाते हैं सर, थोड़ा बहुत मैं ले लेता हूँ। और उसके बाद फिर रात में सर, सुबह से कुछ खाया है तो है नहीं, तो बस रात में दूध पी लेते हैं, बस इतना ही। और मैंने कभी कभी आप ये हफ्ते में 2 बार करते हैं? बोले हाँ सर, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा शरीर ठीक नहीं लग रहा है तो 2 बार कर लो। ठीक हो जाता है। इस सज्जन के लिए आप तालियां बजाएं। ये उपवास कर रहे हैं। लगभग ऐसे ही और लगभग 99%, ये तो मैंने हास्य में कहा ये बातें, पर 99% ऐसे ही उपवास करते हैं। तो उपवास का, अब आते हैं उपवास का, actually का मतलब कैसे होता है? आप कैसे बताते हैं। करना है? उपवास, नियर टू गॉड, उपवास, जब हम ईश्वर के करीब रहते हैं तो हम खाने पीने की सुध नहीं रहती। मीरा भाई को सुध थी क्या, कब खा रही है कब पी रही है, पानी मिला कि नहीं? रामकृष्ण जी को सुध थी क्या, पढ़ा है ना उनके बारे में, रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में, तो लोग तो उनको विकसित समझते थे, तो खाना वाना तो कुछ खाते नहीं थे। अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं तो रात भर अल्लाह चल रहा है, सुबह काली माता के मंदिर में माथा पटक रहे हैं तो माथा वहां पटक रहे हैं। तो उनकी जीवनी देख के लगता है कि उनको भोजन का बहुत शौक था, वो बड़ा आनंद ले लेके भोजन करते थे। या शारदा देवी जी जो है उनको बड़े प्रेम से, जैसा कि बंगाल में होता है, चावल को कटोरी में ऐसा दबा दबा करके फिर परसती थी।
या दूध को 1 लीटर दूध को उठा उठा करके 100 ml 200 ml बना के देती थी। ये बोलती थी इतना सही तो है, अपने हिस्से का दूध भी उठा करके रामकृष्ण जी को देती थी, क्योंकि उनको खाने के प्रति कुछ था ही नहीं ना। तो सही मायने में जो ईश्वर के समीप रहना चाहेगा उसको भूख का सुख तो नहीं रहेगा। और जो उपवास बोल के हमें करवा रहे हैं या हम कर रहे हैं, वहां ईश्वर तो कहीं रहा ही नहीं। और ईश्वर नहीं रहने के अलावा बस अब दिन भर का प्रयोजन बन गया कि रोज हम जो खाते हैं उससे भिन्न हट के खाने को हम लोग उपवास समझते हैं। आम जनों की परिभाषा जो रोज खाया जाता है उससे हट के खाओ, वो है उपवास। खाओ पर खाना। पर जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि उपवास के 3 कैटेगरी होते हैं। पहला जो कि धार्मिक उपवास है, अलग अलग धर्मों में उपवास बताया गया, उस पर टीका विश्लेषण टिप्पणी इस वक्त मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो धर्म विशेष है तो कुछ भी कहना उपयुक्त नहीं होता। ठीक है ना, कि मैं अगर पूछूं एकादशी क्यों रखते हैं, क्या जरूरी है, तो ये सवाल उपयुक्त नहीं है। ये धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, तो उस पर टिप्पणी करने का अधिकार हम में से किसी को है नहीं, क्योंकि वो अननेसेसरली कंट्रोवर्सीज क्रिएट करेगा। तो उसको रखते हैं हम एक तरफ। हाँ, पर जब स्वास्थ्य के कारणों पर चर्चा करेंगे तो हो सकता है इस पर एक बार बातचीत जरूर करें। दूसरा है राजनीतिक उपवास, जो तब किया जाता है जो राजनीतिक, जैसे मान लीजिए अन्ना हजारे जी ने किया था, और उनके उस उपवास ने आज केजरीवाल जी को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। तो अगर वो उन्होंने वो पास नहीं किया होता तो शायद आज अरविंद केजरीवाल जो है वो नहीं बन पाते चीफ मिनिस्टर, दिल्ली कुछ और होती, शीला दीक्षित ही चला रही होती उनको। तो ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राजनीतिक उपवास भी किया गया, जैसा कि महात्मा गांधी किया करते थे। जब कोई उनकी बात नहीं मानता था तो वो अनशन करते थे। उन्होंने जितने मूवमेंट्स किए वो नॉन वायलेंट थे, या फिर बहुत ही संघर्षमत थे, चाहे वो दांडी यात्रा हो। तो उनका तरीका था अनशन। उसी चीज को धीरे धीरे फॉलो करते करते आज आप देखिए कि बूढ़ा तालाब, अभी लाके नगर चौक पे लोग खड़े हैं ये बोलते हुए कि बूढ़ा तालाब को धरना स्थल हटाया जाए या अनशन स्थल के रूप में हटाया जाए, क्योंकि वहां पर बहुत भीड़ लगती है और उससे सामान्य जीवन प्रभावित होता है। तो राजनीतिक उपवास पे भी कोई भी टीका टिप्पणी उपयुक्त नहीं होगी, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि अगर राजनीतिक उपवास में मैं 6 घंटे बैठता हूँ और 6 घंटे घर से फिर खाना खा के फिर वहीं पर उपवास में बैठ जाता हूँ, तो हर कोई उपवास नहीं कर रहा होता उसमें से। उसमें से कुछ लोग होते हैं जो जेन्युइनली कर रहे होते हैं, बाकी तो पीछे समोसे और आगे कमजोरी। अब आते हैं सबसे जरूरी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो है थेरापेटिक उपवास के बारे में, जो कि चिकित्सा के दृष्टिकोण से उपवास होती है। तो चिकित्सा के दृष्टिकोण से होने वाले उपवास को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन, कि कितने समय के लिए किया जा रहा है। जब हम कम समय के लिए कर रहे हैं तो शॉर्ट फास्टिंग, लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो लॉन्ग फास्टिंग। कम समय उससे कम समय के लिए ना लंबा है ना छोटा है तो वो इंटरमीडिएट फास्टिंग, या फिर आजकल जो प्रचलित है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमीडिएट या फिर इंटरमिटेंट, दोनों अलग अलग टर्म है। ठीक, अब हम दूसरा उपवास है कि हम किस चीज पर उपवास कर रहे हैं, उस पर भी उपवास होता है। रस कल्प होता है, दुग्ध कल्प होता है, कि व्यक्ति कुछ नहीं ले रहा है, सिर्फ रस पे रह रहा है। जल पर उपवास होता है, कि जल के अलावा कुछ भी नहीं। फलाहार होता है, फल पे उपवास होता है। ठीक है, उबला हुआ अनाज लेकर के लोग उपवास करते हैं। तो यहाँ पर क्या वस्तु ले रहे हैं उसके हिसाब से भी उपवास होता है। पर उपवास को जब हम विस्तार में जानेंगे कि उपवास कैसे किया जाता है, कैसे तोड़ा जाना चाहिए, क्या उसके पैरामीटर्स होंगे तोड़ने के लिए, तो हमें समझ में आ जाएगा कि उपवास कितना जरूरी है और कितने कितने ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, और कौन सी बीमारी में कितने दिन का उपवास होना चाहिए।
अगर स्वस्थ रहना है तो अभी हम लोग पंचतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें उपवास सिर्फ एक भूमिका लेकर आया है। तो उपवास कह रहा है कि एब्स्टिनेंस फ्रॉम टेकिंग एनी काइंड ऑफ फूड फॉर a specific period of time with intention of giving complete rest to the body. Can you understand the word fasting का definition? With the intention to give complete rest to the body. So I think now that answers your question. If fast leads to a complete rest, because उपवास की परिभाषा ही ये कहती है। तो वो कह रहे हैं कि उपवास करने से क्या होगा कि जिस दिन पाचन क्रिया को काम नहीं करना होगा, शरीर अपनी पूरी ऊर्जा शरीर की निष्कासन प्रणालियों पर लगाएगा, मेंटेनेंस पे लगाएगा, साफ सफाई पे लगाएगा, क्योंकि उसके पास समय बचा हुआ है और उसको कुछ भी काम नहीं करना है। जिस दिन आपको घर पे खाना नहीं बनाना है, उस दिन आप थोड़े से रिलैक्स रहते हो, आपको पता है कि नहीं आज तो घर पे खाना नहीं बनना है। तो वैसे ही शरीर, आप, हमारी छुट्टी होती थी हॉस्टल में संडे को, तो हम लोग हफ्ते भर की तैयारी करते थे, कपड़े धोते थे, आयरन करते थे, शाम तक सब चीजें तैयारी करते थे, क्योंकि पूरे हफ्ते का काम करना है। तो वैसे ही शरीर भी अपना रख रखाव करता है जब हम उसको समय समय पर उपवास देते हैं। और इसलिए कहा गया है कि हर व्यक्ति को कम से कम, उसकी उम्र अगर 25 के ऊपर है, तो उसको हफ्ते में या 15 दिन में एक बार उपवास करना चाहिए। पंचतंत्र में ये कहा गया है कि सप्ताह में एक दिन उपवास करना चाहिए। पंचतंत्र स्पेसिफाइज दैट वन शुड फास्ट वंस इन अ वीक। किस तरीके से फास्ट करता है उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई पानी पे भी कर सकता है, रस पे भी कर सकता है, फल पे भी कर सकता है, सब्जियों के रस पे कर सकता है, उबली हुई, या एक टाइम भोजन करके कर सकता है, या एकदम सात्विक भोजन करके कर सकता है जिसमें कोई भी गरिष्ठ तेल मिर्च मसाले ऐसा भोजन नहीं हो, तो ऐसे भी वो कर सकता है। पर ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि उसकी पाचन क्रिया को और उसके साथ साथ पूरे शरीर को पूरा कंप्लीट रेस्ट मिल सके। पर आज की भागती दौड़ती जीवन में शायद हमारे पास कहीं ना कहीं समय नहीं है। उपवास में भी हम लोग बहुत काम कर रहे होते हैं, वर्कलोड होता है, जिम्मेदारियां होती है, इसलिए हम लोग बहुत थके हुए, बहुत उपवास करने के बाद और एनर्जी लेस फील करते हैं, क्योंकि हमारे पास मेंटल लोड बहुत हाई रहता है। तो करते तो अच्छे दृष्टिकोण से ही उपवास, बट करने के बाद हमें कई बार अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो फीलिंग याद आ जाती है, तो अगली बार करने की इच्छा खत्म हो जाती है। करना चाहता है आदमी, पर फिर वो याद आता है, अरे उस दिन किया था, बड़ा शाम होते तक कोई भी काम सब लोग कि सबके प्रति मेरी जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभा नहीं पा रहा था, तो बेहतर है ऐसा नहीं करूं, क्योंकि मुझे अपने कर्म और अपनी जिम्मेदारी को निभाना ज्यादा जरूरी है, तो बेहतर है कि खा लेता हूं। तो ये मेमोरी डालने के कारण से फिर हम लोग उपवास कभी कर पाते हैं और कभी नहीं कर पाते। राइट और इज इट नॉट राइट? अब कुछ लोग एकदम संकल्प ले लेते हैं, नहीं भाई करना ही है, हम भीष्म पितामह हैं, अपन तो करेंगे ही चाहे कुछ भी हो जाए। तो वैसे लोग उस चीज को पूरा कर पाते हैं और अपने उस अनुष्ठान को, उस यज्ञ को, शरीर के प्रति यज्ञ ही है उपवास करना, उसको पूर्ण कर पाते हैं। ठीक, तो 4 सिद्धांत अभी तक समझ में आ गए। पहला, 2 बार भोजन करना, काफी विस्तार में समझाया है, उसको पढ़िएगा, वीडियो देख सकते हैं उसमें। दूसरा, 3 लीटर पानी पीना, उसको भी काफी विस्तार में समझाया। अभी योग के बारे में भी काफी विस्तार में आपको बताया कि योग करने से हमारे जीवन में क्या लाभ होगा, कैसे हमें फायदा पहुंचेगा, 1 घंटे का योग कैसे वो करेगा। चौथा, उपवास के बारे में बताया है कि कैसे हमारे शरीर की हर क्रियाओं को समय समय पे आराम मिलने से वो बेहतर तरीके से काम करेगा। संडे को रेस्ट मिलने के बाद वापस हम धीरे धीरे हमारी एनर्जी ट्यूसडे वेडनेसडे तक आते आते तक बढ़ जाती है। अब आते हैं 5वें सिद्धांत पर। 5वां सिद्धांत ये कहता है प्रेयर 2 टाइम्स अ डे। प्रेयर 2 टाइम्स अ डे। और इसका मतलब क्या है प्रेयर 2 टाइम्स अ डे का मतलब? इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति को सुबह उठने के बाद और रात में सोते वक्त किसी भी रूप में प्रार्थना करनी चाहिए। या तो वो अध्ययन कर सकता है किसी ऐसी किताब का, ग्रंथ का, जो उसको अच्छी बातें सिखाती है या उसको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। आप एक बात बताओ, आप एक डिस्को में नाच के आओगे
और एक भजन में 2 घंटे बैठोगे, किसमें आपको ऊर्जा मिलेगी और किसमें ऊर्जा घटेगी? कहाँ से आने के बाद आपको लगेगा कि मेरे शरीर में बड़ा पॉजिटिव तरंगों का संचार हो रहा है, और नृत्य करके डिस्को में आने के बाद उसमें तो बड़ा अच्छा लगेगा, पर घर आने के बाद ऐसे कोने में पड़े रहेंगे, भगवान ज्यादा नाश किया आज। क्योंकि जब पर्सन टू पर्सन होगा, हाँ ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, बट अगर इन टर्म्स ऑफ फीलिंग की बात करें, पॉजिटिविटी की बात करें, ज्यादा सकारात्मक व्यक्ति को उसकी सोच पर निर्भर करता है। अगर उसने सोचा कि मुझसे इसे बहुत एनर्जी मिलने वाली है, तो इससे उसको एनर्जी मिलने वाली है। प्रेयर इज इक्वलेंट टू ए मेडिटेशन, और सभी लोग बताते हैं कि मेडिटेशन इज एसेंशियल फॉर वंस लाइफ। क्या होता है प्रेयर में? प्रेयर इज नथिंग बट अ फाइन ट्यूनिंग योर रेडियो सिस्टम with the satellite. Once you fine tune your radio system with the satellite, you start to receive music. अभी आप अगर रेडियो के कोई चैनल को कहीं पर भी छोड़ दोगे तो म्यूजिक बजेगा कि खरखराएगा, करके आएगा, पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दोगे 98 पॉइंट डैश, 94 पॉइंट डैश, 95 पॉइंट डैश, तो इस फ्रीक्वेंसी पे अपने आप क्या बनने लगेगा? तो मधुर गाना बजने लगेगा। तो वैसे ही जब हम प्रेयर करते हैं तो हमारी ये फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है, और मैच होने से उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी, उसका संगीत मेरे अंदर प्रभावित होने लगता है। अब ये भी मानने पर निर्भर करेगा, आप नहीं मानते हो ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। और अगर नहीं मानोगे तो ये जितने रेकी वाले हैं इनका सिस्टम खराब हो जाएगा, जितने प्राणिक हीलिंग वाले हैं इनका काम खत्म हो जाएगा, जितना भी हीलिंग पावर हीलिंग करते हैं वो सब आप मान ही नहीं पाओगे कभी। अगर प्राणिक हीलिंग मानते हो, रेकी मानते हो, तो आप ऊर्जा का तंत्र, ऊर्जा का सिस्टम को समझ पाओगे। तो प्रेयर इज ए फ्रीक्वेंसी वेर यू गेट एनर्जाइज एवरी डे फ्रॉम द सोर्स, और सोर्स से अगर कुछ मिलेगा तो हमेशा अच्छा लगेगा। भले स्कूल के दिनों में मैंने स्कूल में कैसा भी फील क्यों ना किया, पर आज मुझे उस स्कूल से उतना ही प्रेम और अच्छी सुखद अनुभूति होती है, भले मैं उन दिनों पे कैसा भी फील किया। राइट और रॉन्ग? सेम अप्लाइज टू द कॉलेज, सेम अप्लाइज टू पेरेंट्स होम। व्हेन यू गो गेट मैरिड and go to a new home, however you are fighted with your brother, sister, and however situations you had in your family, पर अब मायके हमेशा अच्छी फीलिंग देता है या नहीं देता है? जब तक माँ बाप रहते हैं तब तक तो देता है, बाकी बात रिश्तों का मुझे नहीं पता, बट माँ बाप जब तक हैं तब तक तो यस, अच्छी फीलिंग देता है। और माँ बाप भी पूरे समर्पण से करते हैं। बेटी आई मतलब वो तो पूरा सिस्टम हिल जाता है पूरा, बेटी आ गई। तो सेट सो these are the 5 principles one needs to apply in one's life to keep himself or herself स्वस्थ। बट इन सभी सिद्धांतों के पालन करने के बावजूद समाज में फैले अलग अलग परिस्थितियों में तनाव के कारण से, उठापटक के कारण से अगर मैं अस्वस्थ हो भी गया तो भी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं प्राकृतिक चिकित्सा का सहयोग लेकर के अपने शरीर को फिर से पूरा स्वस्थ कर सकता हूँ। अब मुझे बुलाया गया कार्यक्रम में, जहाँ मुझे जा करके संगीत का कार्यक्रम है और मुझे जाना जरूरी है, तो वहाँ पर गया तो 12 बज गया। किसी ने बहुत प्रेम पूर्वक हट करके मुझे 2 खिला भी दिया, तो हमने खा भी लिया, तो वो शरीर के लिए उस समय तो नहीं, पर बाद में तकलीफ का कारण बनेगा। कभी खाना 12-1 बजे होना था, नहीं हो पाया, शाम को 5 बज गए क्योंकि जरूरी काम करने के लिए गए हुए थे, तो खाना हो नहीं पाया, तो उस दिन थोड़ा सा दिक्कत बॉडी को होगा। तो उस टाइम खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके लिए एक ही सवाल का हमने बहुत सिंपल सा आंसर दिया हुआ है कि जब मन में दुविधा हो कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो नहीं खाना चाहिए। और जब मन में दुविधा हो कि वॉशरूम बाथरूम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो जाना चाहिए।
तो इसमें एकदम स्पष्ट आंसर आप हमेशा अपने आप को दे सकते हो। तो कई बार मेरी सोशल लिविंग के कारण से मेरी ये रूटीन फॉलो नहीं हो पाई। मेरी मतलब मैं इन जनरल किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, तो मतलब अगर टाइम हुआ तो हट गया 1 बजे चेंज हो गया, तो खाना नहीं खाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हाँ तो फिर आप कुछ ऑल्टरनेटिव ले लीजिए। अब सोया 5 ही बज गया तो 5 बजे आप खाना खाओगे तो फिर रात का खाना बंद कर दो। कोई भी आपको एक उसको सेट करना पड़ेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपको जिस समय खाने के आदी है उस समय खाने से ही कंफर्ट लगता है। खा तो लिया आपने 5 साढ़े 5 बजे, अब आपको एकदम निढाल सा लग रहा है, क्या कर लिया हमने शाम को एकदम, जो भी है मतलब वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन शुड द एक्शन शुड बी टेकन। इसलिए इस सामाजिक परिस्थिति में रहते हुए हम बीमार पड़ भी गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक्यूट बीमारियां होंगी, शरीर को गंदगी निकालने वाली बीमारी होगी। तो इस गंदगी को निकालने के लिए मैं प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेकर के सारी गंदगी बाहर निकाल दूंगा तो मैं फिर से स्वस्थ हो जाऊंगा। So with that we end this session for the day and also this topic which explains Panch Tantra. ठीक है? So any queries, any questions? सारे रिकॉर्डेड सेशंस आपके अपने आप ऑटोमेटिक उसमें फीड होते जा रहे हैं, तो वो आपको उसमें कनेक्टिविटी में देखते मिल जाएगा। दुर्गा जी आप कुछ पूछना तो नहीं चाहते? नहीं सर, थैंक यू। ठीक है, दुर्गा जी का कोई सवाल नहीं है तो इस सत्र को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले सत्र में मुलाकात होगी। तो मेरे को कुछ पूछना था। ठीक, मैं बस इस रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ। थैंक यू।